सभी को नमस्कार। नवोदय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे, जैसे हमने एक सेशन पहले ले लिया था, और आज जो हमारा सेकंड सेशन है वो भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो इंटरव्यू है या साक्षात्कार है उससे संबंधित रहेगा। उसमें उस दिन हमने जो 8-10 बिंदु थे सभी पर एक साथ चर्चा कर ली थी मोटी मोटी। आज हम इस इंटरव्यू सेशन में एक या दो टॉपिकों को पकड़ेंगे, जिसमें थोड़ी सी डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम चीज़ों को तैयार करें, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आ रहे थे, तो सोचा थोड़ा सा उनको बता दिया जाए, ताकि वो आराम से अपनी तैयारी करें, और जो सोचने में ज़्यादा समय खर्च कर रहे हैं वो वहाँ अपने इंटरव्यू की तैयारी को समय दें। तो जैसे ही आरपीएससी ने बच्चों के एडमिट कार्ड डाले, तो बच्चे थोड़े से घबरा गए। किसी का 6 तारीख को आ गया, किसी का 7 तारीख को आ गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे को पहले ही पता था कि इंटरव्यू तो होने हैं, और किसी का पहले नंबर आएगा और किसी का बाद में नंबर आएगा। तो अब मेरे हिसाब से इस चीज़ों को लेकर के अगर हम चिंता करें और अपना समय खराब करें, उससे तो बेस्ट है कि हम उन चीज़ों का सामना करें, उन जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको फेस करें, और इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करें। जितना हमारे को समय मिल रहा है, हम उस समय में भी एक इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन करें, और अपना जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट हम अपना प्रेजेंटेशन वहाँ पर दें। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेस्ट रहेगा। और ये नहीं है कि आपने अगर थोड़ा सा कम पढ़ रखा है तो आपका इंटरव्यू खराब जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा क्विक अच्छे से सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिए, और उसके साथ साथ में जो बेसिक बातें बताई थी उनको ध्यान में रखते हुए आप इंटरव्यू में बैठिए। बिल्कुल आपका इंटरव्यू है वो अच्छा होगा। तो ये जो आप पैनिक हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि मेरा नंबर पहले आ गया, तो मेरे हिसाब से इस पर ज़्यादा आप समय खर्च नहीं करेंगे, और अपनी प्रिपरेशन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है ना? क्योंकि पैनिक होने से कोई आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। जब आप थोड़ी सी एक रणनीति बनाएंगे 6-7 दिन की, और उसमें अपना अच्छा सा एक एक जो क्विक रिवीजन है सब्जेक्ट का, साथ में जो पढ़ाने की जो किस हिसाब की रणनीति रखनी है, जो मैंने बिंदु बताए थे, अगर उन पर थोड़ा बहुत भी अगर आप काम कर लोगे तो ये मानो कि आपका इंटरव्यू बेस्ट जाएगा। तो आप थोड़ी सी चिंता कम करें, और अपना जो इंटरव्यू है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखें। कुछ विद्यार्थियों का जैसे अब क्लियर हो गया है कि ये लगभग 300 साढ़े 300 या हो सकता है 400 बच्चों का फेज फर्स्ट में करवाएंगे, और उसके बाद में फेज सेकंड या थर्ड जो रहेंगे वो आने वाले बच्चों का होगा। तो जो जिनका शेड्यूल अगर इसमें शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उनका अगले फेजों में होगा इंटरव्यू। ठीक है ना? तो एक साथ तो नहीं हो रहे हैं। पहले हम थोड़ी सी एक साथ डेट डाल दी थी फेज का, उसमें प्रेस नोट में जिक्र नहीं कर रखा था, तो थोड़े विद्यार्थी भी कन्फ्यूजन में हो गए, और जैसे हम जैसे शिक्षक देख रहे थे उसमें हम भी कन्फ्यूजन हो गए कि कैसे बच्चों का, इतने बच्चों का पॉसिबल है इतने सारे सब्जेक्टों का। तो अब थोड़ी स्थिति है वो क्लियर हो गई है कि एक साथ तो नहीं हो रहे हैं, फेज वाइज ही होंगे इंटरव्यू। ठीक है ना? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिनका इस फेज में अगर रोल नंबर नहीं है तो वो आराम से निश्चिंत हो जाए, क्योंकि डेट तो उनकी भी आनी है। ये तो पहले ही पता था, जैसे आज 6 तारीख किसी की आई है तो वो तो पहले ही पता था कि एक शेड्यूल आएगा और उसमें फर्स्ट डेट किसी न किसी विद्यार्थी की होगी। तो प्रिपरेशन सबको तैयारी करनी थी अपने हिसाब से, लेकिन थोड़े से रह गए ढीले डाले से, तो अब थोड़ी सी हो सकता है उनको समस्या लगे, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली स्थिति नहीं है। फेज वाइज जैसे जैसे आ रहा है उनकी तैयारी करें। एक जो बड़ा क्वेश्चन था कुछ बच्चों का कि सर जो मेरिट गई है 8 गुना में, उसमें हमारे जो नंबर है किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 12, किसी के 15, तो ये एवरेज नंबर वाले हैं जिनको पास किया गया है, थोड़े से एक वो जर्नल की मेरिट डाउन जाने की वजह से। अदरवाइज अगर हम अगर 3 गुना ही रिजल्ट लेते तो मेरे हिसाब से वो बच्चे पहले बाहर हो जाते। तो मेरे हिसाब से ऐसे बच्चे जो 10-12 के आसपास का जिनका स्कोर है या उससे डाउन है, उनको इंटरव्यू की ज़्यादा चिंता न करके अपना जो आने वाला एग्जाम है दिसंबर वाला, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और अपनी तैयारी दिसंबर वाले एग्जाम में थोड़ा सा उनको जोर लगा करके अच्छी तैयारी करनी चाहिए, बजाय यहाँ इंटरव्यू के जाल में फंसने के। क्योंकि एक बेसिक नंबर है, अगर मेरे हिसाब से उनको अगर पूरे नंबर दिए जाएंगे तो भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जैसे किसी विद्यार्थी की, अगर कोई जनरल का विद्यार्थी है, 91 के समथिंग वो कट ऑफ गई थी, अगर किसी के 102, 103, 4 अगर नंबर आ रहे हैं, तो उनको अगर 24 नंबर दे देंगे तो भी 30 क्रॉस नहीं करेगा वो। तो फिर कोई संभावना ही नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इसकी जो मेरिट है वो मैंने एक अनुमान के तहत बच्चों की जो डाटा वगैरह लेकर के वो पहले ही बता दी थी। हो सकता है 2-4 नंबर का कोई करेक्शन आ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन मोटा मोटा यही मानो कि जब मैंने कट ऑफ बताई थी कि जनरल की जो कट ऑफ है वो हमारी 142 शायद मैंने उस समय बताई थी, और उसमें मैंने प्लस माइनस 3 करे थे। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि लगभग वहीं के आसपास जाने की है, 138-39 से लेकर के और 145 के बीच में कहीं भी रह सकती है, क्योंकि 42 में अगर 3 माइनस करेंगे तो 39,
और 3 प्लस करेंगे तो 45, तो लगभग यही आसपास में जनरल की रहने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से ऐसे बच्चे जिनके 100 के आसपास अगर नंबर आ रहे हैं तो वो अपनी दिसंबर वाली एग्जाम है वो वहाँ पर आराम से अच्छे से फोकस करें, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी जो बेसिक जानकारी थी विद्यार्थियों को, क्योंकि विद्यार्थी पूछ रहे थे मैसेज के माध्यम से कि सर 10 नंबर ही ज़्यादा है, हमारे को तैयारी करनी चाहिए क्या? तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि नहीं, आप नेक्स्ट दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी करो। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इंटरव्यू देना है और अच्छे से देना है, ताकि आने वाली जो चीज़ें हैं उसमें आप थोड़ा से पहले से तैयारी कर लो कि इस हिसाब से इंटरव्यू बोर्ड बैठता है, इस हिसाब से इंटरव्यू होता है, इस हिसाब से टीचिंग होता है, एक अनुभव हो जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो जो आसपास वाले हैं उनके लिए तो ये मैसेज है कि वो दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी करें, और जिनके नंबर अच्छा स्कोर आ रहा है, ठीक है ना, 20-25 नंबर ऊपर है मेरिट से, तो मेरे हिसाब से उनको एक जबरदस्त इंटरव्यू देना चाहिए। अगर इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिलेंगे तो उनका भी सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी इसमें, ठीक है ना, क्योंकि पहले हम एक अनुमान के तहत ही बता सकते हैं, बाकी रिजल्ट आता है एक्चुअल स्थिति तभी पता चलती है। तो जिनके 20-25 नंबर ऊपर है वो आराम से बढ़िया एक अच्छा सा इंटरव्यू दे, और साथ साथ में अपनी जो दिसंबर वाली तैयारी है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। अगर जिसका किसी विद्यार्थी का आ गया कि 6 तारीख को आ गया, 8 तारीख को आ गया, 10 तारीख का आ गया, 15 तारीख तक आ गया, 20 तारीख तक आ गया, तो वो तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू पे टाइम दे करके अच्छे से तैयारी कर सकता है। लग रहा है कि अगले वाले फेजों में जिनके इंटरव्यू होंगे और मार्क्स भी उनके भी 20-25-30-40 अगर ज़्यादा है, तो वो विद्यार्थी मेरे हिसाब से श्योर मत होना, आराम से इंटरव्यू की भी तैयारी करना, साथ साथ में मैनेज करके अपने रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी करना जो दिसंबर में एग्जाम होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप लगभग 70-80% तैयारी आपकी वैसे ही हो जाती है, क्योंकि वहाँ मेन सब्जेक्ट ही पूछा जाता है। उसके अलावा जो टीचिंग वाला करवाया जाता है वो मैं आज ले लूँगा इसमें सेशन में कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना है और किस हिसाब से आप टॉपिक चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी था। थोड़े बच्चे घबरा गए थे जिनका 6-7-8 तारीख को अगर इंटरव्यू आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा ये था कि भाई आप थोड़ा सा टेंशन मत लो और आराम से चीज़ों को मैनेज करो और थोड़ा क्विक रिवीजन करके और अपनी रणनीति बना लो कि इस हिसाब से हमारे को तैयारी करनी है, ठीक है। घबराओगे, टेंशन लोगे तो जो चीज़ें तैयार होनी है 5-7 दिन में वो भी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा मैनेज कर लोगे तो सब अच्छा हो जाएगा, आपका इंटरव्यू बेस्ट जाएगा, ठीक है ना। तो अब चर्चा कर लेते हैं हम, जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर टॉपिक कौन सा ले, क्योंकि ये बच्चे थोड़े डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़ा सा उनको आइडिया दे देता हूँ मैं मेरी ओर से कि जो पढ़ाने वाला टॉपिक है वहाँ पर विद्यार्थियों का यही क्वेश्चन था, टॉपिक कौन सा पढ़ाए। तो देखो इसमें ये हो सकता है कि आपको जो टॉपिक, एक तो पहले खुद चूज करो आप कि मेरे को इन 19 यूनिट में से ऐसी कौन सी 2-4 यूनिट है जो अच्छे से आ रही है। अगर उन यूनिट में से अगर मैं टॉपिक लेता हूं और वो टॉपिक भी मेरे को अच्छा आना चाहिए, उसके साथ में अगर आप टॉपिक वहां पढ़ा रहे हो, तो कई बार क्या होता है जो एक्सपर्ट वगैरह होते हैं वो बीच में ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं टॉपिक में से। तो टॉपिक ऐसा लेना आप जो आपको अच्छे से याद हो, सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। तो एक तो टॉपिक वैसा याद करना है पूरे को अच्छे से, और फिर उसको हम एक नाम दे देंगे कि ये हमारा टॉपिक है वो पढ़ाने के लिए हमने चूज करा है। एक इसमें विशेष तौर से ध्यान रखने हैं, इसमें कम से कम आप 3-4 टॉपिक ऐसे तैयार करना जो कि सभी को ठीक लगे। थोड़ा सा ठीक का मतलब हो गया कि अगर जैसे उसमें थ्योरी भी हो, थ्योरी के साथ में डायग्राम भी हो, और थोड़े कुछ डाटा वगैरह भी हो, एक्चुअल चीजें भी होनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी का टॉपिक डायग्राम से थोड़ा सा अच्छा दिख जाएगा, एक्सप्लेन भी अच्छे से कर दोगे आप, और साथ में टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ाने वाले को और पढ़ने वाले दोनों को, ठीक है ना। तो टॉपिक ऐसा चूज करना जिसमें ये तीनों चीजें हो, और उसके साथ साथ में 3-4 टॉपिक तैयार कर लेना। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर जैसे आप वहाँ गए और उन्होंने कह दिया, 99% में केसेज में ऐसा ही होता है कि वो कहते हैं कि चलो ठीक है आप टॉपिक है वो पढ़ाओ अपनी। तो अगर कोई स्टूडेंट जाता है पढ़ाने के लिए और कहता है सर ये टॉपिक, फिर उनके दिमाग में होता है कई बार चलो ये रहने दो, इसके अलावा कोई पढ़ाओ। अगर आप
एक ही टॉपिक तैयार करके जाओगे, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी तो फिर आप पढ़ाओगे क्या वहाँ? तो कम से कम 3-4 टॉपिक तैयार करके जाओ, जहाँ अगर आपको पहली चॉइस नहीं मिलती है तो आप दूसरी चॉइस पर रह करके अपना टॉपिक है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है ना? और साथ में ही टॉपिक आप उसी यूनिट से लेना जो टॉपिक आपकी यूनिट थोड़ी सी अच्छी खासी तैयार हो सकता है टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है टॉपिक में से नहीं, टॉपिक के आसपास में से जो उस यूनिट का भाग है उसमें से पूछ ले, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से टॉपिक ऐसे चूज करना और उसी यूनिट में से चूज करना जो यूनिट आपको अच्छे से आए, ठीक है ना? तो ये जो टॉपिक चूज करने वाली बात थी उसमें एक तो डायग्राम, कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी और थोड़े से फैक्ट होने चाहिए, ठीक है? उसके अलावा टॉपिक है वो 3-4 आप चूज करना, अच्छे से तैयार करना। अब उसमें पढ़ाते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? एक तो प्रॉपर आपका जो सामने वाला बैठा है एग्जामिनर, उसको एज ए स्टूडेंट मानते हुए प्रॉपर आई कांटेक्ट करना है। एक बोर्ड पर सारी चीजें हैं वो एकदम सीधी अच्छी सुंदर भाषा में लिखी होनी चाहिए ताकि उनके समझ में आ जाए। अगर आप जल्दबाजी में लिखोगे तो वो थोड़ा सा वहाँ आपका जो टॉपिक है वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा पढ़ाने के हिसाब से, इंप्रेस नहीं कर उनको आप कर पाओगे कि टॉपिक किस हिसाब से आपने पढ़ाया है। सुंदर राइटिंग होगी तो थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा दिखता है, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि हाँ राइटिंग तो अच्छी है इसकी, ठीक है ना? तो एक सुंदर शब्दों में आप लिखोगे, सीधे लिखोगे और थोड़े से विजिबल दिखेंगे भाई, दिखने के हिसाब से वो थोड़े से अच्छे दिखने चाहिए कि हाँ साफ सुथरा है और अच्छे से दिख रहा है उसमें, ठीक है ना? तो एक तो ये चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक थोड़ा सा जब भी आप टॉपिक पढ़ाओ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। कई बार क्या होता है स्टूडेंट डरता डरता जाता है वहां पर और जैसे ही मार्कर वगैरह लेता है उसके हाथों में थोड़ा थोड़ा कंपन होने लग जाता है। तो थोड़ा सा खुद उस हिसाब से ही एक मानसिक मजबूती के साथ में वहां प्रेजेंट होना आपको, ये जो कंपन वाली स्थिति है यहाँ नहीं रहनी चाहिए। अदरवाइज लिखोगे क्या, लिखा क्या जाएगा वहां पर, याद क्या करके गई हो और बोला क्या जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा मानसिक रूप से मजबूत होना है और प्रैक्टिस जो मैं बता रहा हूँ टॉपिक वाली वो पहले से ही घर से तैयार करके जाना है आपको। अगर 2-3 टॉपिक आप पढ़ा रहे हो तो डेली सुबह शाम उसकी प्रैक्टिस करने लग जाओ, ताकि कुछ चीजें हैं वो आराम से फ्रेम में आ जाएगी कि इसके बाद में मेरे को ये चीज बोलनी है, इसके बाद में ये चीज बोलनी है, इसके बाद में ये चीज बोलनी है। तो सारी चीजें है ना स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक हो जाएगी टॉपिक में। विशेष तौर से ध्यान रखना इसका। कईयों को लगता है कि नहीं कर लिया याद, हम पढ़ा देंगे वहां पर, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन उस रूम की थोड़ी सी अलग होती है, तो वहाँ फिर बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी चिंता घबरा जाते हैं, तो फिर कुछ चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं, या फिर जो चीज़ मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप बोलनी है, पहले बोलनी थी उसको बाद में बोलते हैं, बाद में बोलनी है उसको पहले बोल देते हैं। तो ऐसी हड़बड़ाहट नहीं करनी है वहाँ पर, आराम से एकदम शांत अपने दिमाग को रखते हुए, मानसिक मजबूती रखते हुए, उनको सिर्फ विद्यार्थी मानते हुए चुपचाप अपना टॉपिक का नाम लिखना है और उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है। अब ऐसे भी नहीं कि आप गए और टॉपिक का नाम लिखा और आराम से लिखते जा रहे हैं, बीच बीच में कहीं बोल रहे हैं तो ठीक है और पूरा बोर्ड भर दिया, यार इधर जो एग्जामिनर बैठे हैं उनकी तरफ आपने देखा ही नहीं। ये स्टूडेंट्स की आदत होती, ऐसा नहीं है। पहले जैसे आप गए, जाने के बाद में टॉपिक का नाम लिखा, फिर आप घूमे और आराम से उस टॉपिक का थोड़ा सा जैसे 30 सेकंड 25 सेकंड 40 सेकंड आपने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया और उसके बाद में आप उस टॉपिक पे वापस आए और फिर आपने टॉपिक का जो आगे का आपको पढ़ाना है वो सारी चीजें लिखते गए, बीच बीच में एक्सप्लेन करते गए। डाटा है तो डाटा लिख दिए, फिर डायग्राम आया तो साइड में डायग्राम बना दिया, फिर उनको आप डायग्राम एक्सप्लेन करो। तो जो पढ़ाने की टेक्निक है वो आपकी इस हिसाब की होनी चाहिए। टॉपिक चूज चूज के साथ साथ में आपकी पढ़ाने की टेक्निक अगर अच्छी होगी तो बहुत आपको इंटरव्यू में बहुत सहायता मिलेगी इन चीजों से, ठीक है? तो मानसिक मजबूती रखते हुए उनके सामने आपको प्रेजेंट होना है, आराम से अच्छी सी चीजों को एक्सप्लेन करनी है और जो तरीका बताया ना उसी हिसाब से आपको वहां पर टीचिंग करवानी है, ठीक है ना? अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर टॉपिक लिखें, फिर दिनांक लिखें, फिर वार लिखें। तो अगर आपको लिखना है तो टॉपिक का नाम जैसे आप डेट लिख दो और टॉपिक का नाम लिख दो, बस बहुत है। पता है कि भूगोल का है तो भूगोल ही पढ़ाएगा। अगर इन चीजों में हमने अगर समय खराब कर दिया तो फिर अपना टॉपिक पढ़ाएंगे कहाँ, ठीक है ना? तो इस बात का आप थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ठीक है? उसके अलावा कुछ विद्यार्थी इसके बारे में और पूछ रहे थे, एक दो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर अगर राइटिंग अच्छी नहीं हो तो फिर हमारे को क्या करना चाहिए? तो अब राइटिंग तो अब सुधर भी नहीं सकती है, कोशिश करो धीरे धीरे लिखने की, ज़्यादा हड़बड़ाहटी में मत लिखो, आराम से पहले घर पे भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओ इन चीज़ों की और थोड़ा कोशिश करो कि अच्छा दिखे वहाँ पर। अब सुधार नहीं हो सकता राइटिंग में,
वो तो बचपन में होता है जो हो जाता है, अदरवाइज जो लिखने की आदत पड़ गई ऑलमोस्ट वही रहती है। तो उसमें थोड़ा कोशिश करना आराम से हाथ को बना करके कि थोड़ा सा अच्छा लिखे। और फिर अगर ऐसी स्थिति लगेगी कि जिसकी राइटिंग बिल्कुल खराब है, तो वो ऐसा ही टॉपिक चूज करना जिसमें वो अपना टाइटल नेम लिख दे, एरिया, 2-4 बातें हो और एक छोटा सा डायग्राम बना दे, और फिर एक जो एक्चुअल चीजें हो, और बाकी सारा का सारा ध्यान है वो एक्सप्लेन पे अपना समय गुजारना। ऐसे नहीं कि हम गंदी राइटिंग से पूरा बोर्ड भर रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा टीचिंग इफेक्टिव नहीं लगेगा आपका। ठीक है, तो अगर जिनकी थोड़ी सी राइटिंग सुलेख अच्छा नहीं है, तो वो इस हिसाब से अपने इस स्टडी जो ले रहा है टॉपिक पढ़ाने के हिसाब से, तो उस हिसाब से वो आराम से अच्छे से मैनेज कर सकते। ठीक है ना, और मेरे हिसाब से कोई बात थी नहीं। टॉपिक यही है, कहाँ से चूज करना है, जो यूनिट आपको अच्छी आ रही है, ठीक है, उसी में से टॉपिक चूज करना है, क्योंकि टॉपिक के आसपास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वो अच्छे से ध्यान रखना आपको, टॉपिक 3-4 तैयार करके जाना, अगर 3-4 नहीं हो तो कम से कम जो स्टार्टिंग वाले है वो कम से कम 2 तो तैयार करके जाना ही जाना। हो सकता है एक नहीं पूछे दूसरा पूछ ले, ठीक है ना। और एक ऐसी स्थिति हो सकती है कई बार, 99% केस में तो नहीं होती, कई बार क्या होता है एग्जामिनर खुद ही बोल देता है कि इस टॉपिक को पढ़ा दो, आपको लग रहा है ये टॉपिक मेरे को थोड़ा ठीक ठीक सा याद है, उड़ते समय और बोर्ड तक जाते समय उसकी छोटी छोटी रूपरेखा बना लो कि ये पढ़ा करके हमारे को इसमें ये चीजें बतानी है। अगर लग रहा है कि मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे को याद नहीं है, तो आप एग्जामिनर को बिल्कुल कह सकते हो कि सर मैंने इस यूनिट से टॉपिक तैयार नहीं करा था, मैंने इस यूनिट से ये टॉपिक तैयार करें, अगर आपकी इजाज़त हो या अनुमति हो तो मैं ये टॉपिक पढ़ा सकता हूँ क्या, बिल्कुल पूछ सकते हो आप आराम से, और फिर उन टॉपिकों को पढ़ा सकते हो। अगर एग्जामिनर लग ही जाएगी नहीं आपको तो ये टॉपिक पढ़ाना है, तो फिर जैसे आए वो टॉपिक आपको पढ़ाना है, ठीक है ना, जितना आए। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेना सारी चीज़ों का। कई बार क्या होता है जैसे वांथुनेन की पेटियों का दे दिया तो ज़्यादा नहीं आए, अगर वो डेट वगैरह और वैसे याद नहीं आए, तो वांथुनेन ने एक वो सिद्धांत दिया था इसमें कर्ष की अवस्थिति से संबंधित, और उसके बाद में उसने वो पेटियां बताई थी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं मेरे हिसाब से। तो ये पेटियां कितनी है, किस हिसाब का वो चित्र बन रहा है, मोटा मोटा पेटियों कौन कौन सी है, तो उसमें आप आराम से उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपके सिचुएशन सामने अगर ऐसी सिचुएशन आई तो घबराना नहीं है, उसका ऐसे आप सामना कर सकते हो टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो टॉपिक से रिलेटेड जो बातें थी, कहाँ से चूज करना है, कैसे आपको वहां पर प्रेजेंट करना है, किस हिसाब से आपको उनको दिखाना है कि हमारी टीचिंग स्किल है वो थोड़ा सा अच्छा है, और थोड़ा सा खुद में कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं हो कि वहाँ हॉट आपस में भिड़ने लग जाए, जो चीज़ें बोल रहे हो वो आपस में जो चीज़ें आप उनको समझाना चाह रहे हो वो समझ नहीं पाओ। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना, बच्चे घबरा जाते हैं थोड़े से, तो उनकी बोलने की स्टाइल, टोन, सारी चीज़ें वो बदल जाती है। तो अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो बिल्कुल चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है ना। दिमाग में एक ये चीज़ बैठा करके जाना है, घर से जब निकलो ना इंटरव्यू देने के लिए, या पहले से बैठा लो, कुछ नहीं है इंटरव्यू दे करके आना है, ठीक है ना, बढ़िया सा मस्त सा, घबराने वाली स्थिति नहीं है। वो एक्सपर्ट है, पूछेंगे क्या ज्योग्राफी तो पूछेंगे, बता देंगे आराम से, टॉपिक ही तो पढ़ाना उनके सामने बैठ करके। तो थोड़ा सा अगर खुद ऐसे खुद को थोड़ा सा अच्छा फील कराओगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग में वैसे काम करने लग जाएगा, और आप आराम से, हो सकता है बिल्कुल तो आप ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अच्छे से अगर ये सारी चीज़ें कर ली तो डर नहीं लगेगा, 19-20 लगेगा तो आप चीज़ों को मैनेज कर लोगे, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरी तरह बिल्कुल तरीके से आप डर जाओगे। खुद को थोड़ा मोटिवेट करोगे ना अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो आराम से आप मजबूती के साथ में वहाँ पर अपना जो टॉपिक है उसको पेश कर सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये सारा का सारा मजबूती का ही ख्याल है, अगर जिसका दिमाग पे थोड़ा सा मजबूती का कंट्रोल है ना, तो वो आराम से चीज़ों को फेस कर लेता है, ठीक है, घबराना नहीं है एक तो। अब इसके साथ में दूसरा, बच्चे कह रहे थे कि सर स्पेशलाइजेशन क्या बताएं उनको। क्योंकि कई बार क्या होता है वो पूछ लेते हैं कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, और फिर उसी में से खूब सारे क्वेश्चन पूछ, जो बोर्ड में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। तो स्पेशलाइजेशन वही बताना आप जिस पर आपकी यूनिट पे अच्छी कमांड हो, और स्पेशलाइजेशन बताते समय कम से कम 2 से 4 राइटरों के तो कम से कम, अगर कोई आप जैसे अगर जलवायु विज्ञान बता रहे हो तो कम से कम, जलवायु भूगोल अगर बता रहे हो तो कम से कम आप इस जलवायु भूगोल की बुक की कम से कम जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 2-3-4 जो ऑथर है जो अच्छी बुकें वगैरह लिखी हुई है, तो उनकी कम से कम टेक्स्ट बुकें तो आपको नाम पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है स्टूडेंट कह देता है कि सर मेरा ये स्पेशलाइजेशन है, उसने एक सविंदर सिंह से काफ़ी अच्छा कंटेंट याद कर लिया, चलो ठीक है आपने स्पेशलाइजेशन ये बताया, तो कोई 2-3-4 अच्छे राइटरों के नाम बताओ जहाँ पर आपने ये चीज़ें पढ़ी है।
फिर वो घबरा जाता है वहाँ पर स्थिति। स्पेशलाइजेशन तो बता दिया और राइटरों के नाम भी नहीं पता है, तो जो भी आप स्पेशलाइजेशन 1-2 आपने सोच रखे हैं, उसके इर्द-गिर्द 2-4 अच्छे राइटरों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है ना? तो ये वाली स्थिति थोड़ी-सी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन वही लेना आप जिसपे आपको अच्छी कमांड हो, क्योंकि फिर स्पेशलाइजेशन पे अगर क्वेश्चन आ गया, किसी ने पूछ लिया, तो सारा का सारा इंटरव्यू फिर उसके इर्द-गिर्द ही घूमने लग जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ करके एक अच्छी सी यूनिट को टारगेट करके तैयार कर लो, और अगर वो यूनिट तैयार हो गई तो फिर आपका इंटरव्यू भी अच्छा चला जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी। एक कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स की आदत होती है गलत आंसर देने की। मैंने पहले भी बताया था, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो सॉरी सर। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं तो सॉरी सर। अगर तीसरा क्वेश्चन भी नहीं है तो आप कह सकते हो फिर, सर मैंने इंटरव्यू के दृष्टिकोण से मैंने इस यूनिट को अच्छे से तैयार करा है, तो आप प्लीज़ इसमें से क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, ये मैंने अच्छा तैयार कर रखा। तो आपने जो क्वेश्चन 2-3 नहीं आ रहे थे, उसको उठा करके अपने एरिया में ले लिए इंटरव्यू को, और फिर अगर वो आपसे उस यूनिट से संबंधित क्वेश्चन पूछते और आप आंसर देते हो, तो या तो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा था, और या फिर आपका इंटरव्यू एक बहुत शानदार इंटरव्यू चला जाता है। इसी स्थिति रही तो भी आराम से घबराना नहीं है, ऐसी चीज़ों को आप इंटरव्यू में मैनेज कर सकते हैं। एक मीडियम का भी बार-बार क्वेश्चन आ रहा था। कई बार क्या होता है सर, एक्सपर्ट इंग्लिश में पूछ लेते हैं, तो आप उनसे निवेदन कर सकते हो, बिल्कुल सर मेरा शुरू से हिंदी मीडियम रहा हुआ है और मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ जितना हिंदी में हूँ, तो आपसे आग्रह है कि आप अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछ सकते हो तो मैं थोड़ा सा आसानी से अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, उसका जवाब दे पाऊँगा पर्सन का। तो अमूमन केसेज में होता है कि वो मीडियम को मान लेते हैं फिर, और आराम से आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे और आराम से उसका हिंदी में आंसर करना तो बिल्कुल आप रख सकते हो। अगर इंग्लिश बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है, तो वैसे इंटरव्यू खराब जा रहा है, तो उससे तो अच्छा है निवेदन कर लो, और आपका निवेदन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा। तो ऐसी अगर कोई चीज़ लगे कि आपकी अड़चन में आ रही है और उस अड़चन को अगर दूर करना है इंटरव्यू में, तो आप निवेदन कर सकते हो। अगर एक्सेप्ट हो गया तो मान लो आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा, क्योंकि उस इंटरव्यू को इस पाले से उठा करके आपने अपने पाले में ले लिया और फिर आप उसको अच्छे से कर लोगे। ठीक है ना? तो अगर ऐसी स्थिति रहती है तो स्पेशलाइजेशन में भी आप सिर्फ अपना है वो वही यूनिट 1-2 लेना जो आपने अच्छे से पढ़ रखी है, जो आपको अच्छे से आती है। ऐसे मत ले लेना, और ऐसे भी नहीं है कि उसके कुछ आपको पता ही नहीं है कि बुक कौन से राइटर की आपने पढ़ रखी है। तो कम से कम 3-4 राइटर की अच्छी अच्छी बुक पता होनी चाहिए, ताकि अगले को भी लगे बताए तो कि हाँ बच्चे ने पढ़ा तो है अपनी और जिस हिसाब से तैयारी करी है। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से जो टॉपिक पे बात होनी चाहिए थी वो बात हो गई है, और जो स्पेशलाइजेशन पे बात होनी थी वो बात हो गई है, और जो पहले फेज में बच्चे थे डर रहे थे उनको भी बता दिया कि कॉन्फिडेंस रखोगे तो अच्छा हो जाएगा, अगर डर के रहोगे तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है फिर। ठीक है ना? इन 2 चीजों पर हमने ले लिया है। इस श्रृंखला में जो हमारा वीडियो 3rd आएगा उसमें हम या तो पीएचडी को और या फिर 1 या 2 टॉपिकों को ऐसे शामिल कर लेंगे जो बच्चे ज्यादा क्वेरी करेंगे। ठीक है ना? तो इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। पहला हमारा वीडियो हो ही गया था उसको सारी चीजों को लेकर के, अब दूसरा वाला हो गया हमारा टॉपिक को लेकर के और टॉपिक के साथ में स्पेशलाइजेशन को लेकर के। ठीक है ना? अब हमारा तीसरा सेशन रहेगा, वो रहेगा दूसरी चीजों को लेकर के 1-2 बातें और जो बच्चों की ज्यादा क्वेरी आएगी, क्वेश्चनरीज आएगी, उस पर हम कर लेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वर्कशॉप या फिर ये जो पैनल वगैरह इंटरव्यू वगैरह ले, तो मेरे हिसाब से जिनके पास समय नहीं है तो वो तो अपने हिसाब से तैयारी करो, और लग रहा है कि अगले फेज में है समय है, अगर हम दे सकते तो वो आपकी इच्छा पर है। ठीक है ना? वैसे सेल्फ करोगे तो थोड़ा सा बेस्ट रहेगा। अगर फिर भी लगे कि नहीं सर वहाँ जाने से हमारे को फ़ायदा हो सकता है, आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जितनी जो बातें होनी थी वो मैंने कर ली है इस पर, अपने टॉपिक पर और स्पेशलाइजेशन पर। फिर भी अगर लगे कि इन 2 बातों पर कुछ मैंने अगर कोई क्वेश्चन बच्चों का छोड़ दिया है, तो ये जब आप वीडियो देखो तो उसके चैट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। तो अगला आने वाला सेशन रहेगा हमारा 3rd, उसमें उन 2-3 बातों को हम शामिल कर लेंगे। ठीक है ना? तो अच्छे से जो अभी जिनकी डेट आई है वो अच्छे से तैयारी करो और घबराओ मत, अच्छे से इंटरव्यू प्रेजेंट करो अपना। ठीक है ना? अग्रिम शुभकामनाएं आपको। ठीक, धन्यवाद।